ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है न्यूक्लियर टेक्निक। न्यूक्लियर टेक्निक्स को स्टार्ट करने से पहले वी शुड नो अबाउट द इंस्ट्रूमेंट्स एंड मटेरियल्स ऑफ न्यूक्लियर लैब। किसी भी न्यूक्लियर रेडिएशन की स्टडी करते हैं तो उसमें स्टडी में हम क्या करते हैं कि हम उसकी डिटेक्शन करते हैं और मेजरमेंट करते हैं। उस न्यूक्लियर रेडिएशन की डिटेक्शन और मेजरमेंट करते हैं तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, हमें सबसे पहले तो इंस्ट्रूमेंट को हमने चूज़ करना है, चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट कि किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट हम चूज़ करेंगे उस रेडिएशन की मेजरमेंट या डिटेक्शन के लिए। तो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे और उसमें से कोई एक इंस्ट्रूमेंट हमने सेलेक्ट कर लिया कि हमने अगर न्यूक्लियर रेडिएशन की स्टडी करनी है, जैसे अगर हम ट्रेसर की अगर हमने एप्लीकेशन को स्टडी करना है और ऐसा ट्रेसर हो जिसकी हमें एक्टिविटी भी पता है और उसकी हमें प्योरिटी भी पता है, हमने उसकी स्टडी करनी है, तो उसकी स्टडी के लिए हम क्या करेंगे, हमें एक ही इंस्ट्रूमेंट काफ़ी है क्योंकि हमने उसको सिर्फ और सिर्फ जो उसमें से रेडिएशन निकल रही है उसको हमने काउंट करना है। ठीक है, तो उसके लिए कोई भी एक स्पेसिफिक काउंटर एनफ होगा। और अगर हमने उसकी टेक्निक देखनी है तो उसके लिए फिर बहुत सारी टेक्निक्स भी अवेलेबल होंगी, हम कोई भी एक टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर वैरायटी ऑफ रेडियो न्यूक्लियाइड्स हैं, हमने उसकी करेक्टरिस्टिक्स को फाइंड आउट करना है या कोई न्यू रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को हमने फाइंड आउट करना है, कोई न्यू रेडियो एक्टिव स्पीशी है उसकी हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है या किसी न्यूक्लियर रिएक्शन की क्वांटिटेटिव इन्वेस्टिगेशन करनी है, तो उसके लिए फिर हमें डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे। एक इंस्ट्रूमेंट से हमारा काम नहीं चलेगा। जिस तरह से हमने ट्रेसर की एप्लीकेशन में देखा था कि एक ही इंस्ट्रूमेंट से हम उसकी सारी जो काउंटिंग है वो कर सकते हैं, तो अब हमें डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे। इसी तरह फिर हम टेक्निक्स देखेंगे कि कौन कौन सी टेक्निक्स अवेलेबल हैं और हम कौन सी टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम डिटेक्शन और मेजरमेंट के लिए सबसे पहले हम चॉइस ऑफ इंस्ट्रूमेंट करते हैं, उसके बाद हम टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो अब जो न्यूक्लियर लैब है उसमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए जो तकरीबन सारे हमारे एक्सपेरिमेंट्स को, टेक्निक्स को कवर कर लें। तो जो एक टिपिकल न्यूक्लियर लैब है उसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं, उसमें हमारे पास ये 4-5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो होना ज़रूरी हैं। फर्स्ट वन है थिन विंडो प्रोपोर्शनल काउंटर, जिसे हम जीएम काउंटर भी कहते हैं। ये बीटा काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे बीटा रेडिएशंस निकल रही हैं तो उन रेडिएशंस को काउंट करने के लिए हम लोग ये थिन विंडो प्रोपोर्शनल काउंटर यूज़ करते हैं। इसके अलावा सोडियम आयोडाइड काउंटर जो है या सोडियम आयोडाइड सेंटिलेशन काउंटर है, ये हम गैमा रेडिएशन की काउंटिंग के लिए यूज़ करते हैं। फिर सेमीकंडक्टर डिटेक्टर्स हैं, जो सेमीकंडक्टर्स हम यूज़ करते हैं उनकी डिटेक्शन के लिए ये यूज़ होता है। उसके बाद लास्ट वन है गैस फ्लो प्रोपोर्शनल काउंटर। ये मोस्टली काउंटिंग के लिए यूज़ नहीं होता। ये जितने काउंटर्स हैं उनमें हम लोग अल्फा और बीटा इमिटर्स को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए इसको यूज़ करते हैं। मतलब लास्ट वन जो है वो काउंटिंग के लिए यूज़ नहीं होता, वो रेडिएशन के इंट्रोडक्शन के लिए या रेडिएशन जो हम इंजेक्ट करते हैं उसके लिए यूज़ होता है। तो कोई भी न्यूक्लियर लैब है उसमें ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं होना ज़रूरी है। इसके अलावा और इंस्ट्रूमेंट्स भी हो सकते हैं, वो लैब टू लैब वेरी करते हैं। जिस तरह से अब हम केमिस्ट्री लैब में अगर देखें तो डिफरेंट लैब्स होती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री लैब, ऑर्गेनिक लैब, इनऑर्गेनिक लैब और अप्लाइड की लैब होती है, ठीक है, एनालिटिकल की लैब होती है। तो उन लैब के कुछ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। जैसे तो हर लैब की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हर लैब में होना ज़रूरी है, पीएच मीटर हर लैब में होना ज़रूरी है। इसी तरह न्यूक्लियर लैब में ये जो 4 इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये होना हर लैब में ज़रूरी हैं। बाकी फिर वो वेरी करती है कि कौन सा स्पेसिफिक फील्ड है, न्यूक्लियर की कौन सी स्पेसिफिक फील्ड है या रेडिएशन की कौन सी स्पेसिफिक फील्ड है, तो उसमें फिर इसके अलावा भी यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, ये वाले लैब में इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं। उसके बाद हर लैब में एक स्टैंडर्ड अरेंजमेंट होती है। वो स्टैंडर्ड अरेंजमेंट कैसी होती है, वो एक इस तरह से जैसे आपका कोई किचन का कोई कैबिन होता है या फिर कोई जिस तरह एक रेफ्रिजरेटर है उसका ऊपर वाला पोर्शन होता है। ठीक है, एक ही जिस तरह आपको यहाँ पे ब्लू कलर में नज़र भी आ रहा है, तो ये एक पोर्शन सा होता है जो जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड अरेंजमेंट। और ये हर जो काउंटर है, जितने भी काउंटर हम यूज़ करते हैं उसमें ये ईजिली फिट हो जाती है। ठीक है, इसको हम फिट कर देते हैं, इसके बीच में हम अपना सैंपल रखते हैं। ये जो मतलब पूरी अरेंजमेंट है इसके अंदर ल्यूसाइट मटेरियल यूज़ होता है। ल्यूसाइट जो है वो एक पॉलीमर है जिसे हम कहते हैं पॉलीमिथाइल मेथैक्रालेट। तो ये सारा जो अरेंजमेंट है ये उस मटेरियल से, पॉलीमर से बना होता है। मोस्टली बीटा और गैमा रेडिएशन जो एमिट होती हैं उनको ये स्कैटर होने से रोकता है।
फिर इसके स्पेसिफिक डायमेंशंस होती हैं इसके अंदर। उसके बाद इसमें कुछ एब्जॉर्बर्स यूज होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है एल्यूमिनियम एब्जॉर्बर, उसके बाद सेकेंड वन है लेड एब्जॉर्बर। ठीक है, जो एल्यूमिनियम एब्जॉर्बर है ये सबसे ज़्यादा यूजफुल है। उसके बाद लेड एब्जॉर्बर है, फिर ब्रीलियम एब्जॉर्बर है, पैराफिन एब्जॉर्बर है और पॉलीइथिलीन एब्जॉर्बर है। ये 5 एब्जॉर्बर्स होते हैं किसी भी स्टैंडर्ड अरेंजमेंट में जो हम यूज़ करते हैं किसमें, न्यूक्लियर लैब में। उसके बाद नेक्स्ट है प्रिकॉशंस फॉर इंस्ट्रूमेंट्स। अब आपको पता है कि जितनी भी लैब हैं, अगर हम केमिस्ट्री लैब, केमिकल लैब की भी बात करें, किसी भी लैब की बात करें, तो वहाँ कुछ ना कुछ सेफ्टी रूल्स होते हैं या कुछ प्रिकॉशंस होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तो यहाँ पर न्यूक्लियर लैब में क्या होता है कि उन जितने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका रूटीनली चेकअप करना है। जैसे डेली बेसिस पे उनको चेक करना है कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो ठीक तरह से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, उनमें क्या चीज़ हम चेक करते हैं, उनकी हाफ लाइफ, फिजिकल फॉर्म चेक करते हैं, उनके बैकग्राउंड रेट्स चेक करते हैं, उनकी वोल्टेज चेक करते हैं और उनकी ज्योमेट्री चेक करते हैं। ये सारी चीज़ें हम जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी डेली बेसिस पे करते हैं। बाकी लैब्स में अगर हम बात करें न्यूक्लियर लैब से हट के, तो उनकी इंस्ट्रूमेंट्स का रूटीनली हम उनके इंस्ट्रूमेंट्स को हम रूटीनली चेक नहीं करते। उनके इंस्ट्रूमेंट्स हम काफ़ी मंथ्स के बाद उनको देखते हैं, या जब हम उनको यूज़ करना होता है हम सिर्फ और सिर्फ तभी उनको निकाल के चेक करते हैं कि वो वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। लेकिन न्यूक्लियर लैब में ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियर लैब में हमें जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका रूटीनली उनको हमने चेक करना होता है। हम इन इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे कैलिब्रेट कर सकते हैं, ठीक है, जो हमारे पास प्रिकॉशंस है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है कैलिब्रेशन। अब न्यूक्लियर लैब की, न्यूक्लियर इंस्ट्रूमेंट्स की हम कैसे कैलिब्रेशन कर सकते हैं, उसके लिए हम सैंपल्स प्रिपेयर करते हैं फ्रॉम एलोकॉइड। एलोकॉइड जो है वो एक सब सैंपल होता है जिसे हम ओरिजिनल सैंपल में से लेते हैं और उसके बाद उस सैंपल को हम चेक करते हैं, या फिर हम उन इंस्ट्रूमेंट्स को किसी भी डिके स्कीम से कंपेयर करके भी कैलिब्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास टारगेट मटेरियल। अब हमने जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमने इंस्ट्रूमेंट से पहले देखना है कि जो हमने टारगेट मटेरियल यूज़ किया है, टारगेट मटेरियल जो जिस पे हम कोई रेडिएशन फॉल करवाएंगे। अब वो टारगेट मटेरियल कोई भी मैटर हो सकता है, कोई भी रेडियो न्यूक्लियाइड हो सकता है। इस तरह के टारगेट्स हम प्रिपेयर कर सकते हैं न्यूक्लियर स्टडीज़ के लिए। सबसे पहला फिर स्टेप हमारे पास है प्रिपरेशन ऑफ सैंपल। हम सैंपल को प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं। अब सैंपल क्या चीज़ है, टारगेट मटेरियल को ही हम सैंपल कह रहे हैं। ठीक है, टारगेट मटेरियल की जो प्रिपरेशन है वो डिपेंड किस पे करती है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसकी टाइप कौन सी है और उसका पर्पज़ क्या है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि पर्पज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट एंड डिग्री ऑफ सोफिस्टिकेशन ऑफ एक्सपेरिमेंट, इस पे डिपेंड करता है इसकी प्रिपरेशन कि किस टाइप का। अब अगर हमें कोई ट्रेसर एप्लीकेशन के लिए चाहिए, जैसे मैंने पहले बताया, तो वो उसकी हम प्रिपरेशन जो है वो उसी हिसाब से करेंगे। वो इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड एक्सपेरिमेंट नहीं है, बस वो इतना रफ सा एक्सपेरिमेंट होता है, हमने उसकी एप्लीकेशन को फाइंड आउट करना है। लेकिन अगर हमने कोई डीप एक्सपेरिमेंट करना है, अगर हमने किसी की करेक्टरिस्टिक, किसी रेडियो न्यूक्लियाइड की करेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए फिर हमें ज़्यादा प्रिसाइजली स्टडी करनी पड़ेगी, हमें ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत होगी। तो तब हमारे पास जो सैंपल है वो डिफरेंट टाइप का बनेगा। तो सैंपल प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, हमें पता होना चाहिए कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसका पर्पज़ क्या है और उसकी डिग्री ऑफ सोफिस्टिकेशन क्या है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंटेनर फॉर सैंपल। अब जो सैंपल है, जो टारगेट मटेरियल हमने बनाया है, वो उसको हम बिल्कुल उसी तरह से कंटेनर में प्लेस करते हैं जिस तरह से हम लोग बाकी जो सैंपल्स बनाते हैं किसी भी और लैब में, न्यूक्लियर लैब से हट के किसी लैब में सैंपल बनाते हैं तो उसे हम बीकर में रखते हैं या हम फ्लास्क में रखते हैं, तो कंटेनर्स में रखते हैं। सेम इसी तरह से हम टारगेट मटेरियल को भी किसी कंटेनर में रखते हैं। तो वो कंटेनर हमारे पास प्लास्टिक वाइल्स हो सकती हैं। वाइल्स हमारे पास एक प्लास्टिक मटेरियल होता है जो वी शेप में होता है। एल्यूमिनियम फॉइल्ड रैपर्स होते हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। क्वार्ट्ज वाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पायरेक्स वेजल्स उसको हम यूज़ नहीं करते। पायरेक्स वेजल्स को यूज़ क्यों नहीं करते, क्योंकि उसमें बहुत ही हाई बोरॉन कंटेंट होता है, और जो हाई बोरॉन कंटेंट है उसके पास इतना क्रॉस सेक्शन एरिया होता है कि वो न्यूट्रॉन्स को कैप्चर कर लेता है, हमारे एक्सपेरिमेंट को कंटेमिनेटेड कर देंगे। तो कंटेनर जो सैंपल का है उसमें हम प्लास्टिक वाइल्स यूज़ कर सकते हैं, एल्यूमिनियम फॉइल रैपर्स यूज़ कर सकते हैं और क्वार्ट्ज वाइल्स यूज़ कर सकते हैं।
ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंडीशंस फॉर सैंपल। हम लोगों ने कंडीशंस का बहुत ख्याल रखना है कि किस किस तरह की कंडीशंस हम यूज़ कर रहे हैं टारगेट मटेरियल के लिए, कि हमारा टारगेट मटेरियल उन कंडीशंस के साथ चेंज ना हो। तो यहाँ पे हम थर्मल स्टेबिलिटी का बहुत ख्याल रखेंगे। न्यूक्लियर रिएक्टर है जहाँ पे हम वो टारगेट मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं, या जो लैब है जहाँ पे हम वो टारगेट मटेरियल प्रिपेयर कर रहे हैं, वहाँ पे कंडीशन स्टेबल रहें। तो वहाँ पे एक्स्ट्रा प्रेशर जनरेट ना हो, वहाँ पे एक्स्ट्रा टेम्परेचर जनरेट ना हो। अब कुछ सैंपल प्रिपेयर करते हुए कुछ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे डेंजरस प्रेशर बिल्डअप हो जाए। उसके अलावा यहाँ पे सेल्फ शील्डिंग भी हो जाती है कि जो मटेरियल है वो अपने इर्द गिर्द हाई न्यूट्रॉन क्रॉस सेक्शन बना लेते हैं और वो खुद को शील्ड करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हम फिर उस सैंपल को भी प्रिपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम देखते हैं टारगेट मटेरियल्स। टारगेट मटेरियल्स 2 टाइप के होते हैं, थिक टारगेट और थिन टारगेट। थिक टारगेट का मतलब है कि जो मैटर है उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी, थिन टारगेट का मतलब है जिसकी थिकनेस कम होगी। अब ये एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट भी वेरी करते हैं। जैसे अगर हमारे पास एक हथौड़ा हो और हम एक सिंपल कार्डबोर्ड लें, तो उस हथौड़े के लिए वो कार्डबोर्ड एक थिन टारगेट होगा। ऐसा ही है कि हमने हथौड़े से वो आराम से हम तोड़ सकते हैं, वो तो बहुत थिन टारगेट है। लेकिन अगर हमारे पास एक बोर्ड मार्कर है और जी वही मैम। कार्डबोर्ड हमारे सामने है, तो इस टाइम उस बोर्ड मार्कर के लिए वो जो कार्डबोर्ड होगा वो एक थिक मटेरियल होगा। ठीक है, तो हम ये भी एक्सपेरिमेंट टू एक्सपेरिमेंट वेरी करता है कि एक एक्सपेरिमेंट में वही टारगेट एक थिक टारगेट होगा और सेकंड एक्सपेरिमेंट में वही टारगेट एक थिन टारगेट होगा। अब हम लोग थिक या थिन ओके टारगेट को मैम। कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो उसकी प्रिपरेशन के हमारे पास मेथड्स हैं। आपने उन मेथड्स की डिटेल नहीं करनी। मेथड्स यूज होते हैं, फर्स्ट वन है वैक्यूम इवेपोरेशन। ये मोस्टली मेटल्स के लिए और नॉन मेटल्स के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन इस मेथड में हमारा बहुत मटेरियल वेस्ट होता है और ये मेथड जो है ये इसी वजह से कम यूज करते हैं वैक्यूम इवेपोरेशन का मेथड। उसके बाद सेकेंड हमारे पास है इलेक्ट्रो डेपोजिशन मेथड। यहाँ पे हम लोग बेकिंग मटेरियल यूज करते हैं जिसके ऊपर हम लोग अपने मटेरियल को डिपॉजिट कर देते हैं। अब ये मेथड जो है ये ज़्यादा यूजफुल है और इसमें जो इसके रिजल्ट्स हैं वो भी ज़्यादा एक्यूरेट आते हैं। उसके बाद थर्ड वन हमारे पास है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन प्रोसेस जो है वो मोस्टली गैसेस के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे जो हम स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं वो बोरॉन फिल्म्स बनाते हैं हम थ्रू थर्मल डिकम्पोजिशन, निकल फिल्म्स बनाते हैं और कार्बन फिल्म्स बनाते हैं। किस तरह बनाएंगे हम लोग कि हम बोरॉन का कोई कंपाउंड लेंगे और उसमें से हम लोग बोरॉन की थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब ऐसा कंडीशन प्रोवाइड करेंगे कि बाकी सब तो डिकम्पोज हो जाए लेकिन हमारे पास बोरॉन रह जाए। उसी तरह से सेडिमेंटेशन का प्रोसेस भी यूजफुल है, लेकिन जो वैक्यूम इवेपोरेशन है वो इनमें यूजफुल मेथड नहीं है। टारगेट मटेरियल प्रिपेयर कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने अगर टारगेट मटेरियल की थिकनेस को मैयर करना है तो उसकी थिकनेस को मैयर करने के लिए कि टारगेट मटेरियल कितना थिक है, मोस्टली बहुत ही थिन मटेरियल्स होते हैं। फर्स्ट वन है मैकेनिकल थिकनेस गॉजेस। इसके बाद सेकंड वन है माइक्रो बैलेंस हम यूज़ करते हैं। फिर हम ग्रेविमेट्रिक मेथड्स यूज़ करते हैं उसकी थिकनेस को मैयर करने के लिए। जो हमारे पास डिफरेंट स्पेक्ट्रोमीट्री एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जैसे एक्सरे फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोमीट्री, उसके थ्रू भी हम इसकी थिकनेस को फाइंड आउट करते हैं कि हम वहाँ पे रेडिएशन को फॉल करवाते हैं, लेकिन ऐसी रेडिएशन हम यूज़ करते हैं जिससे हमारा मटेरियल डिस्टर्ब ना हो, मटेरियल के लिए वो सूटेबल हो। उसके थ्रू भी हम लोग उसकी थिकनेस को मैयर कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक अल्फा बीटा गैजेस भी होते हैं जिसके थ्रू हम लोग इसकी थिकनेस को मैयर कर सकते हैं एक्यूरेटली। तो ये हमारे पास इसकी थिकनेस की मैयर करने के कुछ मेथड्स हैं।